बहुत लोगों का सुनते हैं कि बहुत सालों से उनकी लैंड पड़ी हुई है, कौड़ियों के भाव बिक रही है, नहीं बेच रहे हैं वो, और एकदम से हाईवे आया और उनकी मतलब जो 10 लाख की लैंड है वो उनकी 2-3 करोड़ में बिक गई। और ऐसे केसेस कई हुए हैं लोगों के साथ। तो क्या ये कोई गोचर में कुछ 11th का रिश्ता आता है? लैंड जो है वो एक पर्टिकुलर दशा के अधीन है कि वो दशा आएगी तो ये लैंड फायदा देगी। अब वो चतुर्थेश एकादश भाव में जाए, लैंड फायदा देती है। मैं मान लीजिए कोई कुंभ लग्न की कुंडली है और जो आपका एकादशेश है वो बृहस्पति है, क्योंकि नवी राशि धनु राशि आ गई और सप्तम भाव में आके बैठ गए हैं, और उधर एकादश भाव में राहु बैठे हैं। राहु की इस स्थिति को अच्छा माना जाता है, लेकिन वो बृहस्पति की राशि में है। तब भी यही कॉम्बिनेशन होगा कि पति या पत्नी से लाभ होगा, बिजनेस में फायदा होगा। देखिए, बृहस्पति एकादशेश होकर अगर सप्तम में बैठे हैं तो वो एकादश भाव को पंचम दृष्टि से देखेंगे। ये तो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन। एकादशीश अगर कंबस्ट भी हो तो भी अच्छा माना गया है, ये पहला पॉइंट है। एकादशीश अगर डेबिलिटेटेड हो, नीचस्थ भी हो जाए तो भी अच्छा माना गया है। जबकि ये प्रिंसिपल तीसरे, छठे और अष्टमेश पर लगता है कि अगर ये नीचस्थ हो गए तो अच्छे हैं। मगर अगर एकादशेश नीच का होता है तो पैसा बहुत ज्यादा देता है। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। आप सभी अपनी बर्थ चार्ट जो है, यानी जो आपकी कुंडली है, वो खोलिए और देखिए कि 11th हाउस में आप देख रहे हैं, ये होता है 11th हाउस। यहाँ पे कौन सी राशि लिखी हुई है, बस राशि देख लीजिए और देख लीजिए कि उसके प्लैनेट लॉर्ड कौन है, मतलब उस 11th हाउस के लॉर्ड कौन है। क्योंकि आज के पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं आपके 11th हाउस के लॉर्ड के बारे में, कि 11वां घर जो है वो क्या क्या आपको दे सकता है, और साथ ही इसके लॉर्ड जो हैं 11th हाउस के, वो बाकी 12 घरों में क्या क्या रिजल्ट देते हैं। 1 से लेकर 12 में जब जाते हैं, इनमें से कुछ हाउस तो ऐसे हैं जो कि मटेरियलिस्टिक गेन्स के लिए, कैश फ्लो के लिए बहुत ही बढ़िया होते हैं। यानी कि आपका जो 11th लॉर्ड है वो जब इन हाउसेस में बैठेगा तो आपको बहुत ज़्यादा गेन्स कराएगा। तो आखिर तक जुड़े रहिएगा इस पॉडकास्ट में, क्योंकि मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं वो एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में एक बड़ा नाम है, उनके प्रेडिक्शन बड़े सटीक होते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आप सभी की फेवरेट मनीषा आहूजा मैम का, रेनाउंड एस्ट्रोलॉजर। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पीकिंग ट्री पर। थैंक यू इला। बहुत समय बाद आपने समय निकाला स्पीकिंग ट्री के लिए और एक बहुत बेहतरीन टॉपिक पे डिस्कशन के लिए, जो कि आज हमारा विषय है 11th हाउस कुंडली का, और जो हमारा 11th हाउस का लॉर्ड होता है, हम उस पर बात करेंगे। सबसे पहले मैम, मैं जानना चाहती हूँ कि ये जो 11वां भाव है कुंडली का, आप सभी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कौन सा भाव होता है जो 11th हाउस होता है, ये क्या सिग्निफिकेंस रखता है मैम? देखिए, ये हमारे सोशल नेटवर्क्स दिखाता है, हमारे मित्र या हमारी जितनी भी नेटवर्किंग है वो 11वां भाव दिखाता है। जो लोग पुरस्कृत होते हैं या जिन्हें नेशनल अवार्ड्स मिलते हैं या जो बहुत फेम पाते हैं, उनके चार्ट्स में एकादश भाव की बड़ी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ये फेम और रिकग्निशन दिखाता है। ये भाव बायां कान दिखाता है, द लेफ्ट ईयर, है ना, ये लेफ्ट ईयर दिखाता है। ये लेफ्ट शोल्डर भी दिखाता है, ये भी देखना पड़ेगा। और फिर एक पर्टिकुलर पद्धति है जिसमें लेग्स का जो फर्स्ट हाफ है वो भी दिखाता है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में अगर हम थाइज देखें तो वो 11th हाउस से आती हैं, और जो शिन्स का जो एरिया, पाँव का एरिया, फिर वो हम 12th से देखते हैं। मगर द ईयर, द लेफ्ट ईयर, है ना, एंड द लेफ्ट शोल्डर, ये हम एकादश भाव से देखते हैं। इसके अलावा वाहन आप देखेंगे, जिनके पास बहुत सारी लाइक अ फ्लीट ऑफ कार्स होती हैं, तो वो एकादश भाव से देखी जाती हैं। पुराने ज़माने में घोड़ा गाड़ी, या जो हम कहते थे बहुत से पशु, जिनकी बहुत पशुधन जिसे कहा जाता है, कि बहुत सारी गायें होना, घोड़े होना, हाथी होना, वो भी एकादश भाव से देखा जाता था।
बहुत सी ज्वेलरी भी एकादश भाव से देखी जाती है। जो स्टॉक्स करते हैं, स्पेकुलेशन के गेन्स भी हम एकादश भाव से देखते हैं। आपने देखा होगा बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे पास बहुत से कैपिटल एसेट्स हैं मगर खर्च करने को पैसे नहीं है। वैसे देखा जाए तो बहुत बिल्डिंग्स हैं हमारे पास, राइट। अब आपके पास उनसे कम बिल्डिंग्स होंगी मगर आपके पास लिक्विड कैश बहुत होगा। लिक्विड कैश एकादश भाव से देखा जाता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो एकादश भाव से देखी जाती हैं। इसके अलावा जैसे कि मैंने कहा फ्लीट ऑफ कार्स एकादश भाव से देखा जाता है। मगर एकादश भाव जो है वो कार का एक्सीडेंट भी दिखाता है, मगर उसके लिए कुछ और कॉम्बिनेशंस की छठा आठवां ये सब देखते हैं। मदर की पुअर हेल्थ भी एकादश भाव दिखाता है। बिजनेस, आपका अपना एंटरप्राइज, आप जिसे हम कहें कि एज एन एंटरप्रेन्योर आप उठें, ये एकादश भाव दिखाएगा। तो जैसे कई लोग कहते हैं कि नौकरी की जाए, बिजनेस किया जाए, क्या करें? तो अगर एकादश ज्यादा बलिष्ठ होता है, दशम और छठे से ज्यादा, तो हम बिजनेस के लिए बोलते हैं, है ना। तो एकादश से बिजनेस भी आता है। मगर एकादश, देखिए कई बार क्या होता है, चॉइस लेनी होती है, तो फिर आप कॉम्बिनेशन देखते हैं दशम और छठे का, क्योंकि ये जॉब दिखाएगा। अगर ये बली होगा तो एकादश अगर स्ट्रांग भी, ठीक ठाक भी है, तो हम कहेंगे नौकरी से गेंस आ रहे हैं। अच्छा। मगर जब इसके ऊपर वो एकादश भाव, एकादशेष पावर गेन कर जाता है, और वो दशा में आना चाहिए, क्योंकि अगर आप कहें अच्छा नहीं पर मेरा एकादशेष तो पावरफुल है पर मैं तो जॉब कर रहा हूँ, तो हमें ये देखना पड़ेगा दशा कब आए। क्यों? क्योंकि दशा उस कुंडली को दिशा देगी, और गोचर जो है वो एक सेलेस्टियल डिलीवरी बॉय है, कुरियर है, पर आपके नाम का पैकेट होना चाहिए तभी गोचर उसे डिलीवर करेगा। सिर्फ गोचर आप सोचें कि वो डिलीवर कर दे जो पैकेट आपके नाम पे ही नहीं है, तो वो नहीं करेगा। सो द सेलेस्टियल डिलीवरी बॉय इज ट्रांजिट, गोचर, कि अब शनि कहाँ गए, जैसे आजकल मीन में है जी, तो वो गोचर में वो डिलीवर करेंगे जो पैकेट आपके नाम का पहले से रखा हुआ है। प्रॉमिस होना चाहिए उसका चार्ट में, प्रॉमिस है तो गोचर उसे फ्रूइशन देगा, फलित करेगा उस गोचर को, है ना। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। ऐसे बहुत सी चीजें, एकादश भाव का छठे से लिंक आए तो हम कहते हैं कोर्ट केसेस बढ़ रहे हैं, बीमारी बढ़ रही है, ऐसे कुछ और कॉम्बिनेशंस भी बैठते हैं। मगर लार्जली जो कारकत्व है वो एम्बिशन, डिजायर्स, फेम, रिकग्निशन एकादश भाव से देखी जाती है। क्या इच्छा पूर्ति भी एकादश ही है? एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कहा आपने। इच्छा पूर्ति, द फुलफिलमेंट ऑफ द डिजायर, वो इसलिए कि काम त्रिकोण का तीसरा भाव है एकादश भाव। काम त्रिकोण क्या हुआ? तीसरा, सप्तम, एकादश। तो इस काम त्रिकोण में जो फाइनल फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स, इसका ये मतलब नहीं है सिर्फ काम की डिजायर्स है, माने फुलफिलमेंट ऑफ ऑल डिजायर्स, दे कुड बी मटीरियलिस्टिक डिजायर्स आल्सो, वो एकादश भाव से आएंगी। मैम, काल पुरुष की कुंडली में एकादश भाव का जो क्या बोलते हैं प्रतिनिधित्व कौन करता है? देखिए, बृहस्पति, शनि, बुध, ये काल पुरुष की कुंडली में एकादश भाव का नेतृत्व करते हैं, ये आप जानिए। और कई बार इसमें हम शुक्र को भी लेते हैं। लेकिन 10th और 11th तो शनि को मिला हुआ है ना, अगर हम वैसे देखें काल पुरुष की कुंडली में। देखिए इसमें क्या है कि कारकत्व 10th और 11th का जो काल पुरुष की कुंडली है उसमें स्वामित्व जो है वो शनि का है, मगर कारकत्व अलग अलग होते हैं। ये जरूरी नहीं है कि कारकत्व जो है एकादश भाव का इन चारों ग्रहों को दिया जाता है, ये जरूरी नहीं है। जैसे बृहस्पति के पास नवम का कारकत्व है, चंद्रमा के पास चतुर्थ का कारकत्व है, पंचम का कारकत्व सूर्य के पास है, मगर एकादश का कारकत्व 4 प्लैनेट्स के पास है। अच्छा, ओके। तो मैम 11th हाउस को अगर हमें समझना हो तो देखिए किसी का 11th हाउस का जो लॉर्ड है वो कहीं भी कुंडली में बैठा हो सकता है। तो हम एक एक करके सारे भावों को समझेंगे कि सबसे पहले अगर 11th लॉर्ड जो है आपका,
तो वो आप ऐसे देख सकते हैं कि आप अपना 11th हाउस देखिए, उसमें जो भी राशि लिखी है वो राशि का जो भी ग्रह स्वामी है वो हो गया आपका 11th का लॉर्ड। वो अगर लग्न में चला जाए, फर्स्ट हाउस में चला जाए, तो ये कैसा रिजल्ट देता है? देखिए, जब एकादशेष जब लग्न में बैठा हो, हम गोचर की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कुंडली में एकादशेष जब लग्न में बैठा हो तो ये कुंडली में बहुत लाभ देता है। क्यों? क्योंकि एकादशेष होकर लग्न में उस ग्रह का आना, यानी कि केंद्र में आना, क्योंकि लग्न त्रिकोण भी है और केंद्र भी है। एकादशेष होकर उसका एक बलिष्ठ केंद्र में आना एकादश भाव को वृद्धि देता है। इसका मतलब ऐसा व्यक्ति, मतलब इसे हराना, आप इसे पराजित करना मुश्किल होगा। ये धन समृद्धि वाला व्यक्ति होगा। अब यहाँ पर ये भी देखना होगा कि ये ग्रह कौन सा है ना, ये ग्रह कौन सा है, इसे भी देखना पड़ेगा। यहाँ पर मैं एक और प्रिंसिपल बताती हूँ। हम नॉर्मली जब भी किसी भाव के स्वामी को देखते हैं, अगर वो कंबस्ट हो जाए सूर्य से तो हम कहते हैं पीड़ा आ रही है। मगर एकादशीश अगर कंबस्ट भी हो तो भी अच्छा माना गया है। ये पहला पॉइंट है। एकादशीश अगर डेबिलिटेटेड हो, नीचस्थ भी हो जाए तो भी अच्छा माना गया है। जबकि ये प्रिंसिपल तीसरे, छठे और अष्टमेश पर लगता है कि अगर ये नीचस्थ हो गए तो अच्छे हैं। मगर अगर एकादशेष नीच का होता है तो पैसा बहुत ज्यादा देता है, उसमें चाहे वो प्रिंसिपल्ड पैसा ना हो। जैसे बहुत कमीशंस आ रही हैं, जबकि कमीशंस हम 8वें घर से देखते हैं, मगर ये प्रिंसिपल्ड ना होकर भी नीचस्थ एकादशेष या एकादश भाव में एक नीच के ग्रह का बैठना, और कुछ भी बाकी चीजें तो प्रॉब्लम करेगा, वो कहाँ का स्वामी है वो सब, मगर वो गेन्स, लाभ, पैसा जरूर देता है। ये आप जानिए। अब ये प्रिंसिपल तो मैंने आपसे जनरली बताया, मगर लग्न में बैठा एकादशेष धन, समृद्धि, विजय देता है। और ये सिर्फ, जैसे अगर हम धन समृद्धि सिर्फ हम कैश को देखें कि मॉनेटरी गेन्स दे रहा है, तो फिर तो एकादशेष का द्वितीय भाव में देखना होगा। अगर वो लग्न में है तो वो लग्न को भी बलिष्ठ बनाएगा, क्योंकि एकादश जो भाव है, आप देखेंगे कई ऐसे बच्चे होते हैं जो न्यूबॉर्न बेबीज हैं, वो किसी हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं पैदा होते ही, तो हम कई बार चार्ट देखते हैं लग्नेश एकादशेष में, एकादशेष भाव में एकादश, लग्न भाव में, हमें पता है ये थोड़ा सा है, कुछ भी नहीं होगा इसको। एकादश भाव लग्न को बलि कर देगा। अच्छा। क्योंकि एकादश का स्वामी लग्न में आया तो लग्न को बलि करेगा। ये भी एक पॉइंट है। मगर ये ध्यान रखिए, आपको नैसर्गिक मित्रता भी देखनी होती है। ये इसका मित्र है, इसका शत्रु है, ये अलग अलग कुंडली पर डिपेंड करता है, मगर ये लार्जर प्रिंसिपल है कि ये लग्न को भी बलि करेगा। मैम, आपने कहा कि अगर एकादशेष जो है, 11th लॉर्ड जो है, वो अगर लग्न में आ गया है तो ये पैसे के लिए बहुत अच्छा होता है। लग्न से हम पैसे का कनेक्शन कैसे देख रहे हैं? क्या वो व्यक्ति इतना बढ़िया हो जाएगा क्योंकि लग्न है, वो खुद है तो पैसा कमा लेगा? यहाँ पर ये आता है कि एकादशेष होकर वो एक स्ट्रॉन्ग केंद्र में आके बैठा। अच्छा, केंद्र में आ गया, एक स्ट्रॉन्ग केंद्र में आया, क्योंकि लग्न और दशम बड़े पावरफुल केंद्रास हैं। तो एकादशेष होकर वो लग्न में आया, इसलिए वो क्योंकि केंद्र में आया तो वो एकादश भाव को भी बल मिलेगा उससे, क्योंकि एक पावरफुल केंद्र में आके बैठा, एक सेंट्रल पोजीशन में आके बैठा वो प्लैनेट, तो बल देगा उस भाव को। और अगर 11th लॉर्ड सेकंड हाउस में चला जाए? सेकंड हाउस जो है वो कुटुंब का भाव है, कैपिटल एसेट्स का भाव है। कई बार जब एकादशेष द्वितीय भाव में आता है तो विवाह करा देता है, आपके कुटुंब में वृद्धि कराता है। पहले एक फैमिली थी, अब 2 फैमिलीज हो गई। कुटुंब में वृद्धि भी कराएगा एकादशेष द्वितीय भाव में आके। बहुत लिक्विड कैश था, आपने एक कैपिटल एसेट में उसको इन्वेस्ट कर दिया, एकादशेष द्वितीय भाव में आ गया, तो आप अक्सर अपने लिक्विड कैश को, बहुत ज्यादा लिक्विड कैश नहीं रखेंगे, आप कैपिटल एसेट्स में उसको ट्रांसलेट करेंगे। एकादशेष का द्वितीय भाव में आना ये भी करवाएगा। जब भी ऐसा कॉम्बिनेशन देखा जाता है, जिस भी कुंडली में एकादशेष द्वितीय भाव में आता है,
ऐसे व्यक्ति की जिंदगी में वेल्थ में कभी कमी नहीं आती। ये बहुत ही एक ब्रिलियंट कॉम्बिनेशन है, चाहे कोई भी प्लैनेट हो। जी। मगर अब ये अगर क्रूर ग्रह होंगे, एकादशी जब द्वितीय भाव में अगर आपकी कुंडली में बैठा है, क्रूर ग्रह है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत तर्क वितर्क, गुस्से वाली बातें भी बहुत बोलेगा, वाणी की बात में वृद्धि आएगी। अब ये विनम्र प्लैनेट है, बेनिफिक है, क्रूर है, वो अलग काम देंगे। एकादशेष का द्वितीय में आना ज्यादा आहार भोजन बढ़ाता है। अगर क्रूर ग्रह है तो अल्पाहार देगा, ये भी काम करेगा। अगर ये क्रूर ग्रह है एकादशेष और द्वितीय में आया तो अल्प आहार, आप कम भोजन करेंगे, जो मिलेगा वो खाएंगे। अगर ये एक बेनिफिक बृहस्पति है और द्वितीय भाव में आकर बैठा है तो आप भोजन ज्यादा करेंगे और वाणी बोलने में भी आपकी मतलब ज्यादा बोलचाल रहेगी। ओके मैम, एक कॉम्बिनेशन यहाँ लेते हैं कि मान लीजिए किसी का एकादशेष जो है वो चंद्र है और वो आ गया है सेकंड हाउस में और वहाँ केतु भी बैठे हैं, चंद्र और केतु की युति हो गई है। इसको जनरली लोग ग्रहण योग कहते हैं, अच्छा नहीं मानते हैं। क्या तब भी एकादशेष उसी तरीके का आपको बेनिफिट देगा? देखिए, चंद्रमा केतु की युति अगर एकादशेष चंद्रमा है तो ये तुला में युति हो रही है, इसका मतलब है ना। तो तुला में ये युति हुई, चंद्रमा जब केतु के साथ आता है तो एक चीज जो बहुत देखी गई है वो ये है कि जो ये व्यक्ति है ये माइक्रो पिक्चर देखता है बहुत, मैक्रो पिक्चर कभी नहीं देख पाता। और ये एक प्रकार का विषयोग होता है। ओके है ना। तो यहाँ कुटुंब में कोई एक, वो कहता ना परेशानी, कुटुंब में कोई परेशानी, मगर फिर भी चंद्रमा एकादशेष होके अगर द्वितीय भाव में आए तो धन अवश्य है। मतलब इट इज वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशंस, एकादशेष का द्वितीय भाव में आना। ये एकादशेष का नवम भाव के आने से बेटर कॉम्बिनेशन है मटीरियलिज्म के पर्सपेक्टिव से। एकादशेष का द्वितीय भाव में आना एकादशेष के नवम भाव से बेटर कॉम्बिनेशन है धन समृद्धि के लिए। तो चाहे यहाँ पर केतु बैठे तो क्या होगा, आपके कैपिटल एसेट्स फ्रेगमेंट हो जाएंगे। अच्छा, आप एक बड़ा घर खरीदने के बजाय आप 5 छोटे खरीदेंगे, फ्रेगमेंटेशन होगी। मैंने क्या कहा, लार्जर पिक्चर नहीं देखता ये व्यक्ति, माइक्रो पिक्चर देखता है। उसमें क्या होगा, जो इस भाव का कारकत्व है उसमें भी फ्रेगमेंटेशन होगी। ठीक है। केतु ग्रहण जरूर लगा रहा है, ऐसा व्यक्ति अल्पाहार भी कर सकता है। अब इस केतु पे किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि तो नहीं। केतु पे क्रूर ग्रहों की दृष्टि जो है अल्पाहार देती हैं। वाणी में क्रूरता, आप कहें किसी मिलिट्री कमांडर का अगर आप देखें तो आप कहेंगे कि दूसरे भाव पे क्रूर ग्रहों की दृष्टि है, वो बात ही ऐसे करेगा जैसे आई एम कमांडिंग। ये उसकी गलती नहीं है। और कई बार आप देखेंगे विमेन ऑल्सो हैव दैट कॉम्बिनेशन, और वो एक रेगुलर जॉब कर रही हैं तो उनकी बात में, बोलने में बुलंदी होगी, दूसरे घर का ये इफेक्ट आएगा। है ना। और तीसरे हाउस को अगर मैम हम डिस्कस करें तो तीसरे हाउस में एकादशेष जब आते हैं, एकादशेष जब तीसरे भाव में आता है तो हम ये कहते हैं कि गेन्स होते हैं सिबलिंग्स से, है ना। एकादश जो है ये बड़ा भाई भी दिखाता है। एकादश भाव बड़ा भाई दिखाता है। एकादश का एकादशेष में ही होना बड़े भाई से भी लाभ दिखाता है। और यहाँ पर मैं एक और पॉइंट ऐड करूंगी, एकादशेष का द्वितीय भाव में आना भी आपको धन लाभ दिखा सकता है बड़े भाई से। ओके। एकादशेष का तृतीय में आना, यहाँ पर भी आपको अपने सिबलिंग से लाभ हो सकता है। यहाँ पर क्योंकि तृतीय भाव एंटरप्राइज, करेज, पराक्रम का भाव है, इसका मतलब आपकी धन संपत्ति आपने अपने एफर्ट से अर्जित की है। ये भी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि मैंने अपनी जील से, अपनी बुद्धि से, अपने एंटरप्राइजिंग नेचर से अपनी ये संपत्ति बनाई है। अब एकादशेष तृतीय में आता है, हॉबीज भी बहुत सारी देता है। कई बार सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम थ्रू हॉबी करा सकता है। ऐसा भी करा सकता है। आपके कारण आपके छोटे भाई बहन के फायदे हो सकते हैं। आप बहुत ज्वेलरी पहनते हैं जो बहुत कानों में बहुत ज्यादा इलेबोरेट
ऑर्नामेंट्स पहनने का आपको शौक है एकादशेष तृतीय भाव में। ये किसी ग्रह पे वो नहीं है मैम कि स्पेसिफिक कोई ये ग्रह एक है? जनरल पर्सपेक्टिव है एकादश भाव का। अगर ये बेनिफिक प्लैनेट है, अगर ये वीनस है तो आपके सामने है ये बात। अब इसमें और भी बहुत सारी चीजें देखी जाएंगी, उनको कौन देख रहा है, वो नवांश में कहाँ गए हैं, मगर वो तो फिर इंडिविजुअल कुंडली का हम चार्ट वो देखेंगे तो उसमें पता लगेगा। मगर ये मोटा अगर मोटा है। ऐसे देखें तो ये कॉम्बिनेशंस जो हमें दिखा रहे हैं वो ये है। तृतीय भाव में एकादशेष जब आता है तीर्थ बहुत कराता है, छोटी यात्राएं बहुत कराता है। आपका ऑफिस जो होता है वो, जैसे मैं अक्सर कहती हूँ, तृतीय भाव जर्नीज दिखाता है, दिल्ली एनसीआर, बॉम्बे, पुणे, यू नो, तो आपको वृद्धि दिखाएगा जर्नीज में, शॉर्ट टर्म जर्नीज में, है ना। और एकादशेष अगर चौथे भाव में आता है, एकादशेष चौथे भाव में आता है तो इसमें हम ये भी कहते हैं कि वाहन सुख है। एकादश भाव चौथे में आया, आपने बहुत सी लैंड्स खरीदी, आप एग्रीकल्चरल लैंड्स भी खरीदने, इसमें कॉम्बिनेशंस देखने पड़ेंगे अलग ग्रहों के अलग। आप एग्रीकल्चरल लैंड्स खरीद रहे हैं, आप लैंड्स खरीद रहे हैं, आपने वाहन खरीदे, आपको अपनी माँ से धन समृद्धि प्राप्त हुई, आपको अपनी माँ से धन समृद्धि प्राप्त हुई। मगर क्योंकि ये चतुर्थ से अष्टम है, चतुर्थ से एकादश भाव अष्टम है, तो हम कहेंगे माँ की हेल्थ में प्रॉब्लम है। क्योंकि एकादशेष चौथे में आया और चौथे से एकादशेष अष्टम है, तो चौथे को अगर लग्न बनाया जाए तो एकादशेष अष्टम आ जाएगा, मतलब अष्टमेश लग्न में आया तो माँ की हेल्थ में प्रॉब्लम देगा। अगर कोई दशा ऐसी है या इन पर कुछ क्रूर ग्रहों का प्रभाव है तो किसी वाहन का लॉस दिखाता है। आपने कोई प्रॉपर्टी सेल कर दी, बहुत अच्छे से प्यार से अर्जित की थी, वो आपने सेल कर दी, ये भी दिखाएगा। और मैम आपने शुरुआत में कहा था कि एकादश भाव से हम वाहनों की फ्लीट भी देखते हैं कि बहुत सारे वाहन होगा। तो अगर एकादश का कारकत्व ये है, मतलब वो ये प्रॉपर्टीज रखता है और वही आ गया वाहन के घर में, चौथे घर में, तो क्या ये कहीं ना कहीं ये भी ऐसा बताता है कि आपके पास बहुत सारे वाहन होंगे? एकादश का चतुर्थ में आना चतुर्थ की वृद्धि ही दिखाएगा। चतुर्थ की वृद्धि का प्लैनेट है, वृद्धि का भाव है, लाभ का भाव है। लाभ का भाव यहाँ आया, वाहन में फायदा दे दिया, मगर माँ के हेल्थ को देखना पड़ेगा, है ना। ओके। तो क्योंकि ये कॉम्बिनेशन जो है वैसे देखा जाए ये वृद्धि का है और यहाँ आके बैठा, मगर क्योंकि अपने से अष्टमेश है तो यहाँ पर कुछ देकर कुछ ले भी सकता है। इसलिए मैंने सेल परचेज की बात की। एक लैंड मैंने खरीदी थी बहुत, फिर मैंने उसको बेच दिया, क्योंकि अब बेचने का भी योग आ जाएगा इस कॉम्बिनेशन में, खरीद के बेचने का। मगर और प्लैनेट्स भी देखने पड़ेंगे इसमें। फोर्थ से हम मैम लैंड भी देखते हैं। लैंड देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं। तो मैम जनरली हम ऐसा अपने आसपास बहुत लोगों का सुनते हैं कि बहुत सालों से उनकी लैंड पड़ी हुई है, कौड़ियों के भाव बिक रही है, नहीं बेच रहे हैं वो, और एकदम से हाईवे आया और उनकी मतलब जो 10 लाख की लैंड है वो उनकी 2-3 करोड़ में बिक गई। और ऐसे केसेस कई हुए हैं लोगों के साथ। तो क्या ये कोई गोचर में कुछ 11th का रिश्ता आता है, या ये उनका मतलब 4th हाउस और 11th का कनेक्शन होता है? देखिए, गोचर में ये प्रॉमिस आ जाए तो उसको फलित करेगा, मगर वो प्रॉमिस तो नेटल चार्ट में होना चाहिए कि लैंड जो है वो एक पर्टिकुलर दशा के अधीन है, कि वो दशा आएगी तो ये लैंड फायदा देगी। अब वो चतुर्थेश एकादश भाव में जाए, लैंड फायदा देती है। ओके। लैंड का ज्यादा फायदा ऐसे है कि बिकने में चतुर्थेश एकादश भाव में गया, बजाय कि मैं ये कहूँ उससे है कि मेरे पास बहुत पुश्तैनी भी हो सकती है। सेकंड का कनेक्शन आ गया। सेकंड का मतलब है लेगेसी से आ रहा है, फादर की लेगेसी से आ रहा है, पुराने, है ना, वो भी एक कॉम्बिनेशन आया। तो मुझे ये देखना पड़ेगा लेगेसी कैसे। अब हम कहें कि चतुर्थेश एकादश में गया तो हम कह सकते हैं लैंड की सेलिंग में आपको बहुत फायदा है। अब वो जब दशा आएगी, फिर वो जब गोचर आएगा, अब लैंड मेरे पास थी मगर दशा नहीं आई अभी, वो है ना, वो दशा ही नहीं आई, तो इसलिए अब हम बैठे हैं। अब वो दशा जब आएगी, मान लीजिए कि मेष लग्न की कुंडली है, चतुर्थेश चंद्रमा है और एकादश भाव में बैठे हैं और शनि के साथ ही बैठे हैं, एकादशेश के साथ बैठे हैं। दशा आई चंद्रमा शनि की या शनि चंद्रमा की, निकल पड़ी, कुछ भी नहीं था। और कहाँ से कहाँ, वो कहते हैं यही नेशनल हाईवे बनना था। तो मेजर गेन्स थ्रू लैंड। ओके।
पंचम भाव में एकादशेश का मैम क्या रोल रहता है? देखिए, पंचम भाव में एकादशेश जो है ना, सामने ही हो गए बिल्कुल। सामने होके अपने भाव को देखता है। तो एक तो ये बड़ा एक क्लियर अपना काम करने का योग होता है। अब इसमें हम लॉर्डशिप भी देखते हैं। ये व्यक्ति अपना काम तो करेगा क्योंकि बिजनेस वाला स्थान उठ गया, मतलब एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट जो है वो तो उठ गई। अब मैंने आपको कहा, जब हम इसका 11th का स्ट्रेंथ 10th और 6th के कॉम्बिनेशन से स्ट्रॉन्गर है तो हम बिजनेस कहते हैं, ठीक है। अब 11th को स्ट्रेंथ दे रहा है, अब पंचम में बैठा है, तो कई बार क्या होता है कि ये कोई, आप कह रहे हैं कि ये डीपर थिंकिंग का भी कोई काम हो सकता है। ये व्यक्ति कोई मेडिटेशन करा रहा है, कोई मंत्र कर रहा है, कोई ज्योतिषी है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, कुछ डीपर थिंकिंग का काम है, क्योंकि और उससे लाभ होगा, वो ये काम कर सकता है, उससे लाभ होगा। पंचम में है। अच्छा, अब एकादशेश का पंचम में आना बहुत बच्चा भी दे सकता है, बहुत अच्छा, टू मेनी चिल्ड्रन या चिल्ड्रन इन दिस दशा। एकादशेश पंचम में बैठा है, बच्चों में वृद्धि आ गई, मतलब अब एक बच्चा हुआ, अब 2 हो गया। अब जब ये दशा आई तो देयर आर चिल्ड्रन, पीपल विल स्टार्ट राइटिंग बुक्स इन दिस दशा। अब सृजन की शक्ति बढ़ गई, पंचम में सृजन भी हो रहा है ना, मंत्र भी है, सृजन भी है, मंत्र भी है। मंत्र उपासना बढ़ गई, उपासना बढ़ गई, वर्शिप बढ़ गया, एकादशेश पंचम में आया। एक मैम थोड़ा सा अलग सा, मुझे लगता है थोड़ा सा टॉपिक से भटका हुआ क्वेश्चन है, लेकिन मेरे मन में आ रहा है तो मैं पूछूंगी आपसे। पंचम हमारे पूर्व पुण्य भी होते हैं, तो क्या कभी ऐसा होता है कि 11th लॉर्ड जब पंचम में होता है तो 11th लॉर्ड की दशा चले और पंचम हाउस जिसका है उसमें अंतरदशा चल रही है, तो कभी आपको कुछ पास्ट लाइफ का याद आने लगे? नहीं, इसका पूर्व पुण्य का याद से, पूर्व पुण्य आपके आने लगे सामने? हाँ, पूर्व पुण्य आएंगे तो आपको याद जरूरी नहीं है ना वो याद हो जाए। पूर्व पुण्य के कारण कोई इवेंट्स हैं वो फ्रक्टिफाई हो गए, जैसे आपको रिकॉग्निशन मिल गई पूर्व पुण्य के कारण, पर आपको पूर्व पुण्य याद आए, उसका आभास हो, नहीं ये जरूरी नहीं। ये तो कुछ 1-2 केसेस में होता है, ये तो बहुत रेयर केसेस में है कि पूर्व पुण्य का आभास हो। पूर्व पुण्य नहीं, पूरे पूर्व जन्म का आभास, उसका इस कॉम्बिनेशन से कोई लेना देना नहीं है। इससे इंट्यूशन भी बढ़ेगी। मगर ये प्लैनेट कोई डीप थिंकिंग प्लैनेट है, केतु, ये भी देखना पड़ेगा। हाँ, केतु, मगर केतु बच्चों में वृद्धि नहीं देगा। केतु जिस भाव में बैठेगा वहां बंधन देगा। अगर पंचम में केतु अगर पंचम में केतु है तो स्टडीज में प्रॉब्लम जरूर आती है, आप ब्रेक लेंगे, बच्चों में वो बांधेगा एक बार के लिए। आप ये नहीं कह सकते कि ये तो वृद्धि हो गई, वो बांधेगा। केतु का काम है, एक बार को बंधन आएगा। पढ़ाई है तो उसमें ब्रेक आई, चाहे एकादशेश के साथ पंचम में बैठा हो। हाँ, एकादशेश अपना काम करेगा मगर केतु भी अपना काम करेगा, बंधन देगा। ओके। और अगर एकादशेश छठे भाव में आ जाए, जिसको जनरली हम 6 8 12, एक मैं और यहाँ पे पॉइंट बीच में बोलना चाहूंगी कि देखिए, जो मूवेबल साइंस हैं उनके लिए एकादशेश बाधक का काम भी करता है। जैसे कि स्थिर राशियों के लिए नवमेश बाधक है। अच्छा। द्विस्वभाव राशियों के लिए सप्तम भाव बाधक है। तो इनको भी देखना पड़ता है कि ये कैसे काम करे। अब सिर्फ कह देना ये बाधक करेगा, ये मार्केश है। अब जैसे मंगल को, जैसे मीन लग्न की कुंडली है, द्वितीयेश की जो लॉर्डशिप है वो मार्स की है, एरीज, और नवम की लॉर्डशिप मार्स की है। तो शास्त्र ये कहता है कि मंगल पे वो मारकत्व नहीं लगता क्योंकि नवमेश है। तो इसलिए थोड़ा सा कई बार समझना पड़ता है क्या लग्न चल रहा है, ये समझने के लिए कि बाधक कहाँ है, क्या है। मगर एक जो जनरल प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि चर राशियों के लिए एकादशेश, स्थिर राशियों के लिए नवमेश और द्विस्वभाव राशियों के लिए सप्तमेश बाधक होता है, बाधक का काम करता है। अच्छा। ये कहा, अब जैसे आप जानते हैं कि केंद्राधिपति दोष भी लगता है, जितनी भी द्विस्वभाव राशि है वहाँ केंद्राधिपति दोष लग रहा है। तो इनको समझना पड़ेगा। ये सिर्फ ऐसे हवा में बात करके आप अपना, मतलब डीपर एनालिसिस चाहिए होता है इन चीज़ों को। Okay. ये एक यहाँ पर पॉइंट है।
मैम अगर एकादश शेष आपका छठे भाव में आ जाए, जनरली हम सुनते हैं कि छठा, आठवां और 12वां तो बुरा ही होता है। मैं आपका भी एक पक्ष लेना चाहूंगी। देखिए, एकादश शेष छठे भाव में अच्छा नहीं है। नहीं है नहीं, क्योंकि ये बीमारी में वृद्धि देगा, कोर्ट केसेस में वृद्धि देगा। अगर कोई बीमारी है उसमें क्रॉनिसिटी दे देगा। अच्छा। अगर कोई बीमारी इतनी है उसको फैला देगा, क्योंकि वृद्धि का प्लैनेट है। अब मान लीजिए बृहस्पति हो, एकादश है, बृहस्पति एक्सपेंशन का प्लैनेट है, इन्फ्लेशन आएगी। तो छठे भाव में इन्फ्लेशन आ रही है। अब छठा किसके लिए? रोग, ऋण, रिपु, ये सारे इन्फ्लेट हो जाएंगे। रोग भी, ऋण भी, रिपु भी। एकादशेष आगे यहाँ पे वृद्धि देगा इन सब चीजों की। तो ये कॉम्बिनेशन, इन तीनों के लिए ये कॉम्बिनेशन ये ठीक नहीं है। एकादशेष का छठे भाव में आना ये प्रॉब्लम देगा, रोग, ऋण, रिपु को बढ़ाएगा। चाहे वो कोई भी प्लैनेट हो, क्रूर प्लैनेट भी हो, कोई भी प्लैनेट हो, मगर बेनिफिक इसमें ज्यादा परेशान करेगा, क्रूर इसमें कम परेशान करेगा। अगर क्रूर है तो आप में विल होगी इन तीनों से लड़ जाने की। शत्रु उठेगा, आप पराजय करेंगे। ऋण उठेगा, आप एफर्ट लगाएंगे। और रोग भी होगा, आप वो क्रूर ग्रह छठे भाव में आपको इम्यूनिटी, आप कहेंगे फिजिकल लेबर, फिजिकल एक्सरसाइज करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ, एफर्ट लगाता हूँ, मेहनत करता हूँ, कुछ करता हूँ, मगर ये एक बेनिफिक प्लैनेट है। या तो वेट गेन करा देगा आपको, इम्यूनिटी तो क्या ही कराएगा। तो ये बेनिफिक प्लैनेट इन केसेस में ठीक नहीं। वैसे भी छठे भाव में बेनिफिक प्लैनेट जो है वो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं कराता। आपको लग्जूरियस, आप कहेंगे मैं सोफे पे बैठा हूँ, देख रहा हूँ, सोच रहा हूँ, मूवी देख रहा हूँ। मगर अगर ये कोई क्रूर ग्रह है तो ये आपसे चक्की पिसवा देगा। अब कई बार कॉम्बिनेशंस आ जाते हैं, जैसे कि मीन लग्न की कुंडली है, सूर्य छठे भाव में, शुक्र भी साथ में, तो आप चक्की भी पीसेंगे और थोड़ा आराम करेंगे। मगर क्योंकि ये मीन लग्न की कुंडली है तो सूर्य यहाँ षष्ठेश है, तो चक्की ज्यादा पीसेंगे, मगर कुछ आराम भी करेंगे, कुछ लग्जरी भी मिलेगी। तो ये भी है यहाँ पर। सप्तम में चला जाए अगर आपका एकादशेष जब सप्तम में जाता है तो हम ये भी कहते हैं कि पत्नी से आपको लाभ हुआ, आपका विवाह हुआ, पत्नी आई, आपको लाभ उठा। पत्नी के साथ आप पार्टनरशिप कर रहे हैं किसी बिजनेस में, वो लाभ देगी आपको। ठीक है, आपके बिजनेस पार्टनर्स जो हैं वो एक से ज्यादा हैं। अच्छा, वृद्धि यहां आई। यूजुअली जब भी हम सप्तम का एकादश से कॉम्बिनेशन देखते हैं, हम ये भी कहते हैं कि एक से अधिक पत्नी, कुछ अफेयर्स। मगर ये ज्यादा मैं इसको बोलूंगी जब सप्तमेश एकादश भाव में जाता है। अच्छा, जब सप्तमेश एकादश भाव में जाए फिर ये कॉम्बिनेशन आ जाता है। मगर जब एकादश सप्तम भाव में आता है फिर इसमें थोड़ी कमी है। पर हम कहेंगे पत्नी से लाभ हुआ, पत्नी बहुत अच्छी जॉब कर रही है। या पर पत्नी की जॉब तो सप्तम दशम के कॉम्बिनेशन से भी आती है, अमात्य कारक और दारा कारक के कॉम्बिनेशन से भी आती है। पत्नी बहुत अच्छी जॉब कर रही है ना। मगर यहाँ पे पार्टनरशिप से लाभ, पत्नी के आने से लाभ, ये लाभ दिखते हैं। विदेश यात्रा से भी लाभ दिखते हैं, है ना। विदेश यात्रा से भी लाभ आएंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में भी लाभ आएंगे। इसमें कुछ कॉम्बिनेशन 12th का भी देखा जाएगा तो ये भी यहाँ देखा जा सकता है। अब यहाँ पर सप्तम भाव जो है ये चतुर्थ है, भावत भावम। जब एकादश भाव का सप्तम से भी लिंक आता है, वाहन तब भी अच्छा मिलेगा आपको। अच्छा, तब भी आप कहेंगे वाहन अच्छे थे। मैं मान लीजिए कोई कुंभ लग्न की कुंडली है और जो आपका एकादशेष है वो बृहस्पति है, क्योंकि धनु राशि आ गई, और सप्तम भाव में आके बैठ गए हैं, और उधर एकादश भाव में राहु बैठे हैं। राहु की इस स्थिति को अच्छा माना जाता है, लेकिन वो बृहस्पति की राशि में है। तब भी यही कॉम्बिनेशन होगा कि पति या पत्नी से लाभ होगा, बिजनेस में फायदा होगा। बल्कि मैं कहूँगी एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। क्यों? क्योंकि देखिए, बृहस्पति एकादशेष होकर अगर सप्तम में बैठे हैं तो वो एकादश भाव को पंचम दृष्टि से देखेंगे। ये तो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है लाभ के लिए। एक है किसी का भी, मान लीजिए ये मंगल होते एकादशेष और सप्तम में आगे बैठते, तो मंगल तो चौथी दृष्टि है, या अष्टम है या सप्तम है, वो तो नहीं। मगर बृहस्पति अगर एकादशेष होके सप्तम में आके बैठे तो पंचम दृष्टि से एकादश भाव को देखेंगे, विच इज वेरी गुड। और राहु का एकादश भाव में होना अच्छा माना गया है गेन्स के लिए, चाहे वो धनु की राशि है,
चाहे वो धनु की राशि है, बुरा नहीं है ये, ओके। अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये किसी की कुंडली मैंने देखी थी तो मैंने डिस्कस जरूर कर लिया। जरूर जरूर। अगर अष्टम में आके बैठ जाए एकादशेश, देखिए अष्टम में आके बैठे एकादशेश तो गड़े धन से लाभ होता है, बिना परिश्रम कराया जो धन होता है अकस्मात उसका मिल जाना, लेगेसी लॉटरी आ जाना, कोई सडन बोनस मिल जाना, कि एक कंपनी बंद हो रही थी उसके शेयर्स हमारे पास थे, वो शेयर्स एकदम से बढ़े, यहाँ पे कुछ पंचम से भी लिंगा सडनली बढ़िया वो मैं राइज हो गया, क्योंकि ये रंध्र भी है, गड़ा धन भी है, इनहेरिटेंस भी है, सडन इनहेरिटेंस से लाभ हो गया एकादशेश का अष्टम भाव में आना, तो लाभ कराएगा बिल्कुल। अष्टम एकादशेश से दशम भी है, तो ये बुरा कॉम्बिनेशन नहीं है। इसमें बाकियों को जरा देखना पड़ेगा कैसे बैठे हैं। अब कई बार एकादशेश तो अष्टम में आ गया, साथ में छठा भी बैठा है, तो फिर वो इनहेरिटेंस हुई मगर उसमें प्रॉब्लम आ गई, अच्छा, अड़चन दिखाएगा, वृद्धि भी हो रही है अड़चन भी आ रही है। अष्टम को हम क्रॉनिसिटी ऑफ डिजीज भी देखते हैं। एकादशेश का वहां आना उसको देखना पड़ेगा क्या ग्रह है, लग्न से तो कोई लिंक नहीं, लग्न पद से तो कोई लिंक नहीं, क्योंकि बड़ी फाइन बातें हैं, वो क्रॉनिसिटी देगा, उस डिजीज के लंबा चलने को दिखाएगा, ये भी देखना पड़ेगा। और अगर मैम लग्नेश ही आपका अष्टम में आ जाए और एकादशेश भी अष्टम में हाँ तो ये हेल्थ के लिए ठीक नहीं, हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, हेल्थ के लिए। और अकस्मात कोई एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, ओके, वेहिकुलर एक्सीडेंट, क्योंकि चतुर्थ से अष्टम, अच्छा लग्न से अष्टम में चला गया, चतुर्थ से अष्टम, लग्न से अष्टम में चला गया, लग्नेश के साथ एक्सीडेंट का कॉम्बिनेशन है। ओके। नवम भाव में अगर आ जाए एकादशेश, एकादशेश का नवम भाव में आना तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। ये कहा जाता है कि अगर ये बृहत्पराशर होरा शास्त्र में भी आता है कि अगर बृहस्पति शुक्र चंद्रमा बेनिफिक्स आ जाएं अगर नवम में, तो ऐसा आदमी तो राजा हो जाता है ना। तो क्योंकि नवम जो है वो एकादश से एकादश भाव है, तो एकादशेश का अपने से एकादश में आना तो फिर आए तो बहुत ही ज्यादा, मतलब इट्स अ वेरी वेरी हाई ऑर्डर योग, मतलब बहुत ही ऊंचा उठता है, बहुत पैसा, बहुत सीनियर बिजनेसमैन, लाइक एन इंडस्ट्रियलिस्ट, लाइक अ वेरी वेरी वेल्दी मैन। क्या पिता को भी फायदा देता है कॉम्बिनेशन? हाँ बिल्कुल फायदा देगा, पिता के छोटे भाइयों से भी फायदा, पिता को अपने बिजनेस से फायदा, माने पिता को, ये एक प्रकार का राजयोग है, एक प्रकार का राजयोग है एकादशेश। बेनिफिक हो चाहे मेलेफिक हो, देखिए वो अपने कॉम्बिनेशंस, ऐसे नहीं होगा कि सिर्फ बेनिफिक, उसमें आपको राशि देखनी पड़ेगी, राशि देखना पड़ेगा, नवमेश कहाँ गया, सिर्फ एकादश को एकादशेश, एकादश अपने से एकादश में आया, यानी कि एकादशेश नवम में आया। अब इसमें नवम को भी देखना पड़ेगा, अगर नवमेश अष्टम में गया है तो वहां प्रॉब्लम आएगी, अच्छा है ना, वो थोड़ा तो प्रॉब्लम देगा, वो ये सब देखना पड़ता है। इसलिए सिर्फ एकादशेश की लॉर्डशिप से ये हम एक जनरल रीडिंग दे रहे हैं, इससे हम ये नहीं बता सकते हैं कि, क्योंकि बाकी लॉर्डशिप्स देखनी पड़ेंगी, वो कहाँ गई, दशा क्या आई, गोचर क्या लगा, ये सब देखना पड़ेगा इस बात को समझने के लिए। बट हाँ, एकादशेश का नवम में आना इज अ वेरी वेरी गुड योगा। बिल्कुल मैम, ये तो है, हर किसी की कुंडली अलग है, क्या दृष्टि पड़ रही है उस लॉर्ड, वो लॉर्ड कहाँ है। और एकादशेश अगर क्रूर प्लैनेट है तो उसका ऐसा, उसमें तब इतना वो नहीं माना जाता कि एकादशेश तो क्रूर प्लैनेट, अपने आप में एकादशेश क्रूर प्लैनेट भी पैसा देता अच्छा है, हाँ। मगर वो जब अब बेनिफिक घरों में जाके बैठेगा तो फिर वहां पर वो थोड़ा सा उनमें कमी जरूर लाएगा, वो देखना पड़ेगा। ओके, अगर एकादशेश दशम में आ जाए, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। ये अच्छा आपके, हाँ ऐसे देखिए, जब आप यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जब दशमेश एकादश में जाता है तो आप कहते हैं बहुत वृद्धि हुई काम में, कर्म का जो कर्म भाव का जो फल है वो बहुत ऊंचा उठा, आपने मेहनत करी इतनी, फायदा हुआ इतना। मगर एकादशी जब दशम में आता है तो हाँ फायदा है, मगर वो ज्यादा, जो ज्यादा पावरफुल है वो दशमेश का एकादश भाव में जाना है। एकादशीश का भी दशम में जाना अच्छा है, जॉब्स अच्छी रहेंगी, बहुत अच्छा रहेगा, तो ये भी बहुत फलदायी है, क्योंकि दशम एक सेकंड पावरफुल यू नो, और किन्हीं मत में तो सबसे ज्यादा पावरफुल केंद्र दशम, हाँ सबसे ज्यादा पावरफुल केंद्र कहा जाता है।
तो इसलिए एकादशेष का दशम में आना, तो आप मतलब क्लियरली कुछ ऐसे, जैसे कई बार कुछ लोग अपने बच्चों का चार्ट दिखाते हैं तो हम कहते हैं अच्छा दशमेश एकादश में, ये एकादश दशमेश में, हमें पता है कि तो बच्चा बहुत राइज करेगा, ही और शी विल मेक द पेरेंट्स प्राउड। इट्स अ क्लियर कॉम्बिनेशन, इट्स अ डेड गिव अवे कि ये बहुत अच्छा करेगा अपने करियर में। ओके। और एकादशेष अगर एकादशेष में ही है, अपने ही घर में बैठे हुए हैं, तो भी बहुत लाभ देगा, बहुत लाभ देगा, क्योंकि जो भी अब एकादश का कारकत्व है, धन समृद्धि, अपना बिजनेस, पार्टनरशिप्स, एम्बिशन का पूरा होना, डिजायर्स की फुलफिलमेंट। अगर कई बार हम देखते हैं एकादश भाव में 2-3 प्लैनेट्स आके बैठ जाते हैं, अब इसमें बेनिफिक्स है, मान लीजिए बेनिफिक्स भी हैं, तो ऐसे व्यक्ति को फेम और रिकॉग्निशन भी होने लगती है। जैसे आप कोई आर्टिस्ट है, सिंगर है, म्यूजिशियन है, उन्हें एकादश भाव में 2-3 प्लैनेट्स आगे बैठ गए, आप देखिए वो वर्ल्ड फेमस होने लगे। और एकादशेष भी वही है। हाँ, एकादशेष ना भी हो मगर बेनिफिक्स आके भी बैठे, अगर वहां पर एकादशेष दशम में भी हो सकता है, बेनिफिक्स आ गए। और इसमें ऐसा नहीं सिर्फ बेनिफिक्स है, सूर्य भी है, मतलब ये एकदम से राइज और फेम देगा। और इसमें सिर्फ बेनिफिक्स नहीं, मैंने कहा क्रूर ग्रहों का भी जो लॉर्डशिप है एकादश की, वो बुरी नहीं मानी गई है। एकादश की लॉर्डशिप बुरी नहीं मानी गई है। एकादश का जो लॉर्ड है वो डेबिलिटेट हो जाए, या एकादश भाव में डेबिलिटेटेड प्लैनेट बैठे, उसे भी बुरा नहीं माना गया। पैसा, धन समृद्धि देता है ये। और जैसा मैंने कहा, ये तो पुरस्कृत होने के योग हैं, पुरस्कृत हो जाता है ऐसा व्यक्ति। जिनको पद्मश्री मिल रहे हैं, आप देखें उनका कैसे, या पद्म विभूषण मिल रहा है, या भारत रत्न मिल रहा है, तो एकादश भाव का आएगा। कंट्रीज जब नोबेल प्राइज जीतती हैं तो उन कंट्रीज के चार्ट्स में एकादश भाव एक्टिवेट हो जाता है। ओके मैम, सूर्य चंद्रमा के पास एक एक राशि है, उसके अलावा राहु केतु को छोड़ के जो बाकी ग्रह बचे उनके पास 2-2 राशियों का स्वामित्व है। तो 11th हाउस का मालिक 11th हाउस में ही बैठा है, लेकिन द्वादशेष की भी लॉर्डशिप है उसके पास। शनि हो सकता है, ये तो सिर्फ ये शनि हो सकता है, मान लीजिए शनि है ये, और शनि की महादशा भी आ गई, तो वो किसके रिजल्ट देगा वहां बैठ के? क्योंकि आपने कहा बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है ये बात सही है। अगर आप इसको ऐसे देखें कि एकादशेष जो है उसका स्वामित्व द्वादश राशि का भी है, तो ये आपको फॉरेन कंट्री से भी लाभ दे सकता है, ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट से भी आपको लाभ दे सकता है, क्योंकि यहाँ द्वादशेष एकादशेष भी है। द्वादशेष का स्वामी एकादशेष है। अब द्वादशेष का भावत भावम, वो तो एकादश भाव है, आपको ट्रैवल बहुत कराएगा ये। अच्छा, अपनी दशा आने पर गोचर भी देखना पड़ेगा, ये ट्रैवल कराएगा आपको, अपने स्थान से दूर लेकर जा सकता है, ये भी देखना पड़ेगा। और अगर ये एकादशेष गोचर में द्वादश भाव में जाए तो संचित धन का व्यय भी कराएगा, तो आप जो कमाएंगे वो खर्चा कराएगा। जब ऐसे कॉम्बिनेशंस आएंगे और ऐसी दशाएं आएंगी तो ये जो कमाया है उसको आप खर्चा भी करेंगे, आपके मतलब नीड्स भी बढ़ जाएंगी। आप कहेंगे मैं एक बड़ा टेलीविजन ले लूं, एक बड़ा चीज ये ले लूं, आप खर्चा आप अच्छा करेंगे, फिर अच्छा खर्चा कराएगा आपका। आखिर में मैम, अगर जो 11th लॉर्ड है वो 12th में चला जाए फिर क्या होगा? अगर एकादशेष द्वादश भाव में चला जाए तो ये जितना आप कमाते हैं आप शायद उससे 2 ज्यादा खर्च कर देंगे, ये दिखाता है। मगर कई बार ये फॉरेन कंट्री से भी लाभ दिखाता है। इसमें दशम का लिंक देखना पड़ेगा और नवम का लिंक देखना पड़ेगा। कई बार डॉक्टर्स के केसेस में लाभ स्थान का मालिक द्वादश में जाता है और आप देखते हैं लिंक आ रहा है छठे और दशम से, तो आपको पता है ये नौकरी हॉस्पिटल्स की है मगर गेन है उसमें। ये अब उसमें कुछ और कॉम्बिनेशंस देखने पड़ेंगे कि कितना, क्योंकि जो लाभ है अब वो 12वें घर से आ रहा है, लाभ का स्वामी वहां गया, तो ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस भी हो सकता है, ये हॉस्पिटल्स भी हो सकते हैं। ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो अब यहाँ पर इसको लाभेश ना बोल के मैं इसको एक और पॉइंट देती हूँ कि देखिए द्वादश भाव जो है ना वो नवम से चतुर्थ है, वो तीर्थ स्थान भी है। हाँ जी, नवम से चतुर्थ है द्वादश भाव, ये तीर्थ स्थान है, ये गुरु का आश्रम भी है, तो वहां भी लाभ होगा, चाहे वो दूसरे प्रकार का लाभ हो। ओके, वो भी देख सकते हैं हम यहाँ से।
मैम थोड़ा सा स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट में भी मैं पूछना चाहूँगी कि जो 12 भाव हैं उनमें से कौन से भाव में एकादश जाकर या कोई ऐसा प्लैनेट जो एकादशेष है आपका वो जाकर आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ाता है, क्या कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन होता है? एकादशेष का पंचम भाव में आना, एकादशेष का नवम भाव में जाना, त्रिकोणों के घर में जाना, दोनों त्रिकोणों में बैठना, ये एक स्पिरिचुअल कॉम्बिनेशन भी है। और अगर साथ में केतु आ जाए? देखिए, हर बार ये कहना कि केतु आ जाए तो केतु हर चीज को स्पिरिचुअल बना देगा, ये जरूरी नहीं है। नहीं तो हर एक चार्ट में कहीं ना कहीं तो केतु बैठा ही है, तो वो जहाँ बैठा है वो सारी दुनिया तो केतु नहीं है, कितनी तो क्रिमिनल है। राइट। तो वहां पर आप केतु को इतनी जल्दी ऐसे ब्लैंकेट अप्रूवल नहीं दे देना है कि ये स्पिरिचुअल प्लैनेट है। वो अलग अलग तरीकों से, अलग अलग वर्गों में उसे देखना पड़ता है। ये इंट्यूशन एकादशेष देता है क्या किसी घर में जाकर? मैं ये नहीं कहूंगी, मैं कहूंगी इसमें इंट्यूशन के लिए मार्स और मर्करी एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। इंट्यूशन देता है। सर्प दृष्टिकोण के प्लैनेट्स इंट्यूशन देते हैं, क्योंकि कुंडालिनी जागरण के लिए सर्प दृष्टिकोण में प्लैनेट्स को देखा जाता है। ये बड़े फाइन पॉइंट्स हैं कि दृष्टिकोण क्या है ना। अब सर्प आकार राहु को कहा गया है जी। सैटर्न राहु सर्प दृष्टिकोण में कुंडालिनी जागरण का कॉम्बिनेशन है। सैटर्न राहु सर्प दृष्टिकोण में। सैटर्न का राहु से कई बार ट्राइनल या ऐसा कोई एक स्क्वायर, जहां पर आप मान लीजिए अष्टम में राहु है और पंचम में सैटर्न है, तो ये कॉम्बिनेशन भी वही कॉम्बिनेशन आएगा। अब ये दृष्टिकोण भी देखने पड़ेंगे और कुछ और भी आगे वर्गों में देखना पड़ेगा, तो ये कॉम्बिनेशन आएगा। पंचम और अष्टम का लिंक भी आ रहा है यहाँ पर। सिर्फ यही नहीं कह सकते सैटर्न राहु, यहाँ पर देखना पड़ेगा वो कहाँ बैठे हैं, क्या हो रहा है, वर्गों में कहाँ गए हैं, सैटर्न की लॉर्डशिप क्या है। अब पंचम में सैटर्न का बैठना तो एक गांभीर्य देगा और मंत्र उपासना भी देगा, कहाँ की लॉर्डशिप है देखें। और फिर ये आना, तो ये जानिए कि राहु केतु एक सर्पाकार है ना। अब मान लीजिए कि ये जो सैटर्न है, ये जो शनि है, ये सर्प दृष्टिकोण का है, राहु केतु नहीं, मगर शनि सर्प दृष्टिकोण का है। ये सर्प दृष्टिकोण का पंचमस्थ शनि, जो राहु अष्टम में बैठा है, जब ये गोचर करेगा अब इसके ऊपर, तो ये अष्टम का वैसे भी समाधि का भाव देखा जाता है। तो ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है, मगर ये हर चार्ट में नहीं लगाना है अपने आप से। हाँ, लोग नहीं लगा लें कि अब शनि, ये एक स्पेसिफिक पॉइंट दिया मैंने ये कुंडालिनी जागरण का कि सर्प दृष्टिकोण का शनि लिंक भी आप देखिए ना, पंचम अष्टम से आ रहा है, और फिर उस सर्प आकार के ऊपर आके बैठा। तो फिर अगली बार मैम आपसे इसी पर हम बात करेंगे, सर्प द्वेष कोड की और कुंडलिनी जागरण की, कि क्या क्या कॉम्बिनेशन होते हैं। क्योंकि मैम आजकल ना लोगों ने मैं तो इसको बोलूँगी मजाक बना दिया है कि सबकी कुंडलिनी जग रही है। हाँ। सब अवेकनिंग के प्रोसेस में है, बहुत अच्छी बात है। मैं चाहती हूँ कि सबकी स्पिरिचुअलिटी बढ़े, सब स्पिरिचुअल वे में आगे बढ़े, लेकिन ये एक ऐसे गंभीर विषय है जिसको बहुत उथले लेवल पे डिस्कस नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। मैं कई बार देखती हूँ, क्योंकि मैं अक्सर गंगा स्नान के लिए जाती हूँ, तो अगर थोड़ा ऊपर जाया जाए तो ऋषिकेश में तो आपको हर जगह बोर्ड लगा हुआ है कुंडालिनी योगा, जैसे आप गए नहीं और जागृत हुई नहीं। तपस्या की तो कोई मतलब वैल्यू ही नहीं रही। आपने कैसा भी जीवन जिया, आपने बस वो क्लास ज्वाइन करी और कुंडालिनी जागरण होगी। ये सब तो कुंडली से ही हम अगले पॉडकास्ट में मैम जानेंगे कि कैसे कौन से कॉम्बिनेशंस होते हैं, कुछ एग्जांपल्स पे भी हम बात करेंगे। व्हाई नॉट। बहुत बहुत धन्यवाद मैम जुड़ने के लिए। आपसे बात करना हमेशा एक नया अनुभव होता है और बहुत कुछ जानने को मिलता है। थैंक यू इला, प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू मैम। आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट मुझे बताइएगा, और आपके 11th लॉर्ड कहाँ बैठे हैं, क्या आपने रेजोनेट किया हमारी बातों से कि हाँ यार ये तो मतलब मेरे 11th लॉर्ड इस हाउस में है और मुझे ये देखने को भी मिल रहा है। अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।